हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। सो गाइस, आज हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 8 और जहां से आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? इंडियन इकोनॉमी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा वेबकैम नहीं चल पा रहा है, सो प्लीज़ आज आप लोग वॉइस वाली ही स्टार्ट एडजस्ट कर लेना। वैसे भी आपको क्वेश्चंस देखने और आंसर सुनने हैं, तो फेस दिखे या ना दिखे उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम में सबके आने वाले हैं, तो प्लीज़ आपका सारा फोकस आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। सिंगल सेकंड्स का भी क्या नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है। क्योंकि मेरा एम है सबके इकोनॉमिक के डोमेन में 200 में से 200 नंबर लाने, और जिससे हम सबको आगे आपको अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिल सके। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपना यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है आपका डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। यानी कि जब जब से हमारे इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हुई है तब से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपना कि 1947 से 1992 पीरियड होते हैं एक तो हमारे, और 91 से भी आगे चलता है आपका। क्योंकि 91 क्यों चलता है, 91 को अलग क्यों लिखा? क्योंकि 91 के अंदर ही हमारी क्या आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पर आई थी। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो उसके आपकी एक जो इकोनॉमी ने एक जो रूप लिया था, एक जो बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट लिए थी, वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। तो स्टार्ट करते हैं, रैपिड फायर रहेगा ये भी हमारा। क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ आप लोगों ने सब रखा है बेसिक, आपने 12th में किसी ना किसी अच्छे टीचर से पढ़ रखा है। और बिलीव मी, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, बस आपको यहाँ पर एमसीक्यूज पता होने चाहिए, किस टाइप के एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा है, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड वाज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द पीपल। सिंपल कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया किस चीज में सबसे निपुण था? तो बच्चे बच्चे को पता है कि इंडिया हमारा एग्रीकल्चर में ही निपुण था। और एग्रीकल्चर में क्या था कि अराउंड आपका 72% से भी ज्यादा जो लोग थे वो किसमें थे, एग्रीकल्चर में क्या थे, इंडल्ज थे। तो ना इंडस्ट्रियल होगा, ना टैरिशरी, ना फॉरेन ट्रेड, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, some individual attempts were made by some notable economists to estimate national income in pre-independence India were first estimates by किसने? सबसे पहले जो आपकी नेशनल इनकम थी, जो आपकी नेशनल इनकम थी उसको सबसे पहले किसने करा था अच्छे से? दादा भाई नेहरू जी, हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। और कब हुआ था? ये सारे के सारे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक पॉलिसीज परसूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज आपने बनाई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट में, जब हमारे इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी ना किसी दूसरी गवर्नमेंट का हमारे ऊपर क्या होना, राज होना, किसी दूसरी गवर्नमेंट का डोमिनेंस हमारे ऊपर यहाँ पर होना। तो इसका आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन देयर होम कंट्री। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेन नेचर ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं था हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का? कौन सा नहीं था? एक्सप्लोटेटिव एग्रेरियन स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो लो लेवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये तो था, हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी ये भी था, और डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी गुड्स इन इंडिया इंपोर्ट ये भी था। बट ये वाला ऑप्शन नहीं था, ठीक है। इसका मतलब एक्सप्लोटेटिव एग्रेरियन स्ट्रक्चर, इससे कुछ हमारा ये नहीं पता चलता कि हम लोग बैकवर्ड थे, क्योंकि इन सबसे बैकवर्ड हमें ये पता चलेगा ना, बैकवर्डनेस किससे आएगी, प्रोडक्शन हमारा कम से कम होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। फोर्थ, estimates of national income given by were considered to be very significant during the colonial period। तो सबको पता है वीके आरवी राव, इन्होंने भी करा था, लेकिन कॉलोनियल पीरियड के अंदर टाइम पे किया था इन्होंने नेशनल इनकम को। सिक्स्थ, aggregate real output during the fiscal half of the 20th century was less than percent coupled with a meager percent growth in capita output per year। क्या होगा इसमें आंसर आपका सिक्स का? सिक्स का होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें शायद से यहाँ पे डैश होगा 2% ग्रोथ। इस क्वेश्चन को इसमें कुछ ना टाइपिंग एरर दिख रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से डैश होना चाहिए, तो इसका 2% आएगा यहाँ पर, लेकिन 5% 0.5, इसको रहने दो बच्चों, ठीक है, इसको रहने दो, अभी मैं आगे देखते हैं। India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian, where about percent of country's population live mostly in villages and derive their living from their agriculture sector। सिंपल सी बात है, किसमें सबसे सारे इंडल्स थे भाई? सबसे सारे किसमें, कितना कितना परसेंटेज था? 85% आपका यहाँ पर क्या था, इंडल्स लोग थे वहां पर। नेक्स्ट, which of the following statement is not true with regard to agriculture sector during the British rule? एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या चीज ट्रू हमारी नहीं थी? क्या चीज ट्रू नहीं थी? इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटी एज अंडरटेकन बाय द ब्रिटिश एज वेल एज जमींदार। ऑब्वियस बात है भाई, उस समय तो हमारे पास इतने मॉडर्न टेक्निक्स होती ही नहीं थी,
एग्रीकल्चर में हम लोग क्या थे, बारिश पर डिपेंड होते थे, बारिश अच्छी होती थी तो फसल अच्छी, बारिश अच्छी नहीं होती थी तो फसल भी अच्छी नहीं हो पाती थी, तो इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी हमारे पास नहीं थी। ठीक है, तो नॉट पूछा तो ये पेपर में ध्यान रखना है भाई, कहाँ नॉट पूछ रहा है कहाँ नॉट नहीं पूछ रहा। नॉट वाला आंसर नहीं लगा के आओगे तो भाई सीधे पता है ना -6 की नेगेटिव मार्किंग है, सीधा -6 नंबर कट जाएंगे आपके टोटल में से। तो याद रखना एक क्वेश्चन गलत पे, तो बहुत सोच समझ के आपको खेलना है और बिल्कुल सेफ होके खेलना है। After the Battle of Plassey, in East India Company had succeeded in establishing its rule over a major part of India. With it began the period of colonial exploitation of the country. कब कब की बात कर रहा है ये बात कर रहा है 1757। तो सब लोग मुझे बताएंगे बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो हुई तो 1757 में थी, बट किसके बीच में हुई थी, कौन दो ओपोनेंट थे यहाँ पर, ठीक है, वो मुझे बताओगे यहाँ पे किसके बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और कहां पर हुई थी, वेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डैश रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर एंड अदर इट्स कॉलोनी। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो एक रूलर है और दूसरा उस पर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, क्या कर रहा है दूसरा उस पर रूल कर रहा है, अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पर बोलते हैं। तो 10th का ए ऑप्शन आएगा, कॉलोनिज्म ही हम उसको यहाँ पे बोलते हैं। और इंडिया हमारी ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट या कॉलोनियल कंट्री थी हमारी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक वाज रिटन बाय, सिंपल सी बात है ये एक बुक थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना, दादा भाई नौरोजी आएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम ओरिजिनेटिंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नेशनल इनकम कितना परसेंटेज था आपका, ये था आपका ऑप्शन नंबर सी 53.1%। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इन 1951, एग्रीकल्चर में कितना था, एग्रीकल्चर में था आपका 72 बताया था ना, 70% से भी ज्यादा, 72.3% आपका क्या था इसमें, एग्रीकल्चर में थे लोग। 14, द परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इन 1951, इंडस्ट्री में कितने थी, तो इंडस्ट्री में थे आपके 10.7%। ठीक है, 10.7% आपके इंडस्ट्री के अंदर भी थे। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम ओरिजिनेटिंग इन सर्विसेज इन 1950-51, कितना था भाई नेशनल इनकम में, सर्विसेज में कितना था आपका, सर्विसेज में था आपका 30.3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है डेटाबेस, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको डेटा याद करने ही करने पड़ेंगे। यहाँ पर ईयर याद रखना कब का वो पूछ रहा है, यहाँ पर ईयर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से टिक यहाँ पर कर लोगे। ठीक है, एग्जाम में 30.2 भी दे सकते हो तो उसको सही मानना, लेकिन अगर 30.2 और 30.3 दे रहा है तो इतना वियर्ड ऑप्शन आएगा नहीं, तो उसको सिलेक्ट करना। लेकिन अगर बोल रहा है भाई 30.2 फिर बोल रहा है 34, तो 30.2 को सिलेक्ट कर देना, क्योंकि आप कहोगे भैया आपने तो बढ़ाया 30.3, बट ये है कि हम उसके आसपास के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर देते हैं कभी कभार। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश, तो कौन सा रीजन यहाँ पर नहीं था, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। सिंपल सी बात है, तो कमर्शियलाइजेशन तो था, जबरदस्ती उन्हें फोर्स किया जा रहा था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी था भाई, पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा था टैक्स देने के लिए, और रेवेन्यू सेटलमेंट भी था वहां पे, भैया आपको टैक्स देना है मनचाहा, वो आपसे मनचाहा टैक्स यहाँ पर वसूल सकते हैं। बट इरिगेशन अगर होती तो इससे बैकवर्डनेस थोड़ी होती है, इससे हमारा एग्रीकल्चर आगे फ्लरिश करता बल्कि और। ठीक है, नेक्स्ट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज डन विद द सोल ऑब्जेक्टिव, जो हमने एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करा उसको हमने एक एज अ बिजनेस के तौर पे देखा, उसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या था, ये था प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, ताकि ब्रिटिश इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल सके। और रॉ मटेरियल क्या क्या, या तो टोबैको मिल सके, उस समय टोबैको की बहुत डिमांड थी, और उस समय किसकी डिमांड थी, इंडिगो, इंडिगो समझते हो ना, नील 4 बूंदों वाला, हाँ। ठीक है, नील आता था ना पहले, अभी भी आता है, अभी भी यूज करते, बट अब तो खैर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, आप सर्फ एक्सेल, रिवाइव वगैरह दुनिया भर की चीजें यूज करते हैं, बट पहले के टाइम में जो व्हाइट ड्रेसेस होती थी ना, उसको डाई करने के लिए हम लोग नील का यूज करते थे उस समय। ठीक है, घर में होता है आजकल भी, उजाला कंपनी का आता है जैसे। 18, द एग्रीकल्चर सीन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज क्वाइट डिप्रेसिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत आपका डिप्रेसिंग है, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज बिहाइंड द सेम, किसका कौन सा रीजन इसमें से नहीं है, तो यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट। भाई सिंपल सी बात है, अगर मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट यूज करेंगे तो एग्रीकल्चर कभी भी डिप्रेस नहीं होगा, वो हमेशा सप्रेस होगा, या फिर वो हमेशा आगे ऊपर जाएगा। तो बाकी यहाँ पर यही मेन रीजन था कि मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स वहां पर नहीं थे। ठीक है, ये रीजन नहीं हो सकता। Indian agriculture received further setback due to the partition of country. Which of the following is not an outcome of the partition? ये जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, तो काफी सारे हमें सेटबैक देखने को मिले, काफी हम पीछे हो गए इस चीज से, तो कौन सा रीजन इसमें से नहीं है जो हमें यहाँ पे आउटकम देखने को मिला। तो 19 का क्या होगा, 19 का होगा, देखो ऑप्शन अगर हम डी देखेंगे तो इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ कल्टिवेबल एरिया अंडर एग्रीकल्चर। अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ कल्टिवेशन एरिया अंडर, हम एक्रिएज बोलते हैं, एक्रिएज,
एरिया अंडर कल्टीवेशन होता है, अगर हम उसे हम बढ़ा देंगे तो हमारे लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी ना, बट ये तो नहीं आया ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। द मेन रीजन बिहाइंड स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज, कौन सा मेन रीजन था यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का? लैंड सेटलमेंट। बिल्कुल, ये तो कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम था ना, 3 पार्टीज होती थी, ऊपर गवर्नमेंट, यहाँ पे टिलर ऑफ द सॉइल और यहाँ पे ओनर ऑफ द सॉइल। तो गवर्नमेंट को पूरा अधिकार था कि वो, सॉरी, ओनर ऑफ द सॉइल को पूरा अधिकार था कि टिलर ऑफ द सॉइल से मन चाह क्या ले सकते हैं, मन चाह रेवेन्यू ले सकते हैं, और गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट का टैक्स उनको देना था, और जो डिफरेंस बचता था वो उससे अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम काफी एक बहुत बेकार सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के लिए काफी फायदेमंद था। बट 21, द ब्रिटिश रूलर कंसाइजली एंड डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड द हैंडीक्राफ्ट, उन्होंने जानबूझकर हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करा विद द मोटिव ऑफ कन्वर्टिंग इंडिया इनटू, क्यों उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करा? क्योंकि हमें बनाना था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि हम रॉ मटेरियल बाहर से एक्सपोर्ट कर सके। अगर हमारी अगर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो हम क्या बनाएंगे, हमारे तो कुछ बचा ही नहीं। तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे फिर हमको एक काम करो भाई, तुम्हारी तो इंडस्ट्री है नहीं, एक काम करो हमारे पास सामान भेज दो, आप हमें रॉ मटेरियल दे दो, हम आपको फिनिश प्रोडक्ट दे देंगे। तो बस उनका ये मोटिव था कि इंडिया को एक्सपोर्टर बना देना रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना देना फिनिश प्रोडक्ट का, सिंपल। टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड, टिस्को कब बनाई गई थी? टिस्को आपकी बनाई गई थी 1907। अब मुझे बताना ओनर कौन था भाई, ओनर टिस्को के उस समय, ठीक है, और कहां पर, कमेंट बॉक्स में, वेयर, ये बताना है कहां पर थी, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। Which of the following is not true about the industrial sector during the British rule? Industrial sector इसमें से क्या true नहीं है? तो वास्ट एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए वास्ट एरिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। 24, द फर्स्ट रेलवे पैसेंजर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने कब चलाई गई थी? 1853 में, ठीक है, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर से चलाई गई थी, और बॉम्बे का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सीएसटी से चलाई गई थी, कहां तक? थाने। कितनी डिस्टेंस थी? 34 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया इकोनॉमी वाज हेल्ड, इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट सेंसस हुआ था आपका 1881, ठीक है, 1881 में आपका फर्स्ट सेंसस यहाँ पर हुआ था। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जब हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, तो उस समय हमारे इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी? उस समय हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी 36.1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 27, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडियन इकोनॉमी वाज, कौन सा सबसे सारा डेवलप्ड था ब्रिटिश टाइम के? बताओ सबसे सारा डेवलप क्या था? रेलवेज, सबसे सारा डेवलप था। और आज मैं बता रहा हूँ, आज भी 95% रेलवेज लाइन, जो आपकी रेलवे लाइन होती है ना, रेलवे लाइन है जो आज हमारे इंडिया में, वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स की ही देन है। किसकी देन है? ब्रिटिशर्स की ही देन है, क्योंकि रेलवे उस समय उन्होंने इतना इतना हाई नेटवर्क बना लिया था कि बस हम क्या ही करें, क्योंकि उनको था कि हमें अपनी मार्केट क्या करनी है, एक्सपेंड यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इंडिया वाज एट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्या था, ठीक है, इंडिया कौन से स्टेज पे था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के? बताओ, सेकंड स्टेज पे। डैश प्रेजेंटेड ड्रेन थ्योरी इन विच ही स्टेटेड हाउ द ब्रिटिश हैड एक्सप्लॉइटेड इंडिया, इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, जिन्होंने बताया था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडियंस को क्या करा, एक्सप्लॉइट यहाँ पर करा। तो क्या आएगा 29 का आंसर? क्या होगा 29 का आंसर? होगा दादा भाई नौरोजी। मैंने अभी बताया था कि इनकी उन्होंने बुक लिखी बहुत फेमस, उस बुक का नाम भी मुझे क्या बताओगे, कमेंट करके बताओगे, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है उसको। 30, द ईयर इज ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, किसको बोलते हैं? 1921 को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि 1921 के बाद आपकी जो आपकी पॉपुलेशन थी ना, वो बिल्कुल बढ़ती जाती है, उसके बाद रुकी नहीं कभी, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड डैश रिसीव्ड अ मेजर हिंड्रेंस, सबसे ज्यादा किस सेक्टर ने यहाँ पे सबसे ज्यादा रुकावट देखनी, हिंड्रेंस देखने को मिला? हैंडीक्राफ्ट, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट क्या था, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। और आप सबको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के लिए, और उसी को हमने रोक दिया, तो भाई हमारी दिक्कत तो होगी ना हमारे लिए। चलो, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर, ठीक है, कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1850 में इंट्रोड्यूस हो गया था। देखो दो क्वेश्चन बनता, अगर इंट्रोड्यूस पूछेगा तो 1850, और पहली ट्रेन चलाई कब थी? 1853, ये था आपका फर्स्ट ट्रेन जब चलाई गई थी, और इंट्रोड्यूस हो गया था 1850, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन थी ना, यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। अब इंट्रोड्यूस में तो इसमें उन्होंने मालगाड़ी भी चला सकते हैं यहाँ पर सामान भेजने के लिए, तो पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में,
वो चलाई गई थी 1853 में, जो कि जिसकी डिस्टेंस कितनी थी 34 किलोमीटर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से स्टार्ट की गई थी और कहां पे खत्म की गई थी, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या था उसका, थाने। नेक्स्ट 33 रेलवे बिगेन ऑपरेशन इन इंडिया इन द ईयर, देखो आ गया ना ऑप्शन, अब ऑपरेशन कब हुआ था 1853 में, इंट्रोड्यूस 1850, चलाई गई थी 1853, ये दो चीज याद रखना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इसमें भी 1850 लगा के चले जाएंगे और फिर 6 नंबर कटवा के आ जाएंगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मोर देन -% ऑफ इंडिया -% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, कितना कितना था, कितने परसेंटेज थी 50%, 50% से भी ज्यादा हमें ट्रेड किसके साथ करना था, ब्रिटिशर्स के साथ ही करना था, ये उनकी शर्त थी कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है या फॉरेन ट्रेड करना है तो आपको हमारे साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा। तभी तो बन गया था ना इंडिया, किसका रॉ मटेरियल बन गया था, एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बन गया था फिनिश प्रोडक्ट का। नेक्स्ट आ जाओ, रोड्स वर बिल्ड प्राइमरली विद द पर्पस ऑफ, जो रोड्स वगैरह बनाई गई थी किस पर्पस के लिए बनाई गई थी, सारी पोस्टल कम्युनिकेशन अच्छे से हो जाए, मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया ये भी अच्छे से हो जाए, और ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन आ जाएगा। बाय 1910 इंडियाज रेलवे सिस्टम हैड बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, हैड सॉरी सेकंड नहीं आएगा, हैड डैश यहाँ पे आएगा, बिकम द डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो क्या पोजीशन थी इंडिया की बताओ, फोर्थ, इंडिया हमारे 4th नंबर पे है 1910 में इंडिया का रेलवे सिस्टम जो है, ठीक है। Dash of commodity production trade tariff pursued the colonial government adversely affected the British's composition and volume of India's foreign trade, कौन सी पॉलिसी थी ऐसी बताओ, restrictive trade policy, option number C will be the right answer. Which of the following statement does not characterize demographic condition of India on the eve of independence, क्या characterize यहाँ पे नहीं किया गया था, demographic condition of India क्या यहाँ पे नहीं था, तो बताओ 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, infant mortality rate was very low, ठीक है, क्योंकि डेमोग्राफिक प्रोफाइल में ये सब आती है ना, इन्फेंट आईएमआर वगैरह ही देखा जाता है इसके अंदर, मोस्टली आईएमआर हो गया आपका, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ठीक है, सेक्स रेशियो हो गया आपका, ये 4 चीजें देखी जाती हैं आपकी। ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया डैश इंडस्ट्री वॉज सीवियरली अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, किसके लिए, सी जूट, ठीक है, जूट के लिए भी काफी था, सीवियरली अफेक्टेड शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो जूट की यहाँ पे काफी शॉर्टेज हो गई थी। Dash industry means industry which can produce machine tools which are in turn used for producing article for current consumption, कौन से यूज किए जाते थे बताओ जल्दी से, कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो आपके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं, जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है, जो काफी हाई वैल्यू के होते हैं और रिपीटेडली हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड, किस चीज के लिए, अगर आपके इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो जाएगी तो उससे क्या क्रिएट हो जाएगा, उससे क्रिएट हो जाएगा आपका मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है, जितने लोग हाथ से चीजें बना रहे थे उनसे काम छिन गया, क्योंकि उनके अब 10 लेबर का काम एक मशीन अकेले कर रही है, ठीक है, अब 10 लेबर का काम एक मशीन अकेले कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया, 10 लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। चल नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ, क्या था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था उस समय इंडियन फॉरेन ट्रेड का, जब हमारी जो इंडिया थी वो कॉलोनियल पीरियड के अंदर थी, बताइए जल्दी से, सी लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट सरप्लस तो था ही हमारा, नो डाउट, इसमें तो हम बोलेंगे भाई एक्सपोर्ट सरप्लस हमारा था, अच्छा खासा था, बट क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे थे और जो आपका इम्पोर्ट आ रहा था वो फिनिश प्रोडक्ट का आ रहा था। Which of the following statement is not true about the demographic condition of India during the colonial period, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी हाई, नहीं, वॉज वेरी लो, 32 साल से 44 साल तक थी हमारी क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोड द लिटिल साइन ऑफ चेंज एंड सेक्टर ऑक्यूपाइड द डोमिनेंट पोजीशन, क्या होगा, किसने हमें डोमिनेंट पोजीशन देखने को मिली बताओ, एग्रीकल्चर में भाई एक ही चीज थी जिसमें अंग्रेजों ने हम पे क्या करा, हथियाना चालू करा हम लोगों पे, और हम लोगों पे अपनी डोमिनेंसी दिखानी चालू करी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड नो सिंसियर अटेम्प्ट टू मेजर नेशनल इनकम, वेयर एज सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वर, कुछ लोगों ने यहाँ पे अटेम्प्ट करे, कौन कौन से लोगों ने करा था बताओ भाई, दो ही लोगों का नाम फेमस था यहाँ पे, देख तो दादा भाई नेहरू जी और एक VKRV राव, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन से स्टेटमेंट इसमें से आपकी बिल्कुल
करेक्ट है। तो आगे ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850 विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। भाई देखो, रेलवे भले ही ब्रिटिशर्स ने दिया, तो आज हमारे इंडिया की वन ऑफ द मोनोपोली कंपनी में से एक है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन देता है? रेलवे ही आपको देता है यहाँ पर। कौन? किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, और सबसे बड़ी, इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे देश का, इतना बड़ा नेटवर्क है कि पूछो मत। ठीक है, 47, which of the following statement is not true about the foreign trade during the colonial rule? क्या इसमें से ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। तो ये गलत है, इसमें उल्टा लिख दिया भाई, एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट का और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू। क्या होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जो भी हमारा वर्कफोर्स है। अच्छा भैया, वर्कफोर्स क्या होता है? वर्कफोर्स होता है जो एक्चुअल वर्किंग पीपल होते हैं ना, एक्चुअल जो काम कर रहे हैं। विलिंग टू वर्क को माइनस कर देंगे, एक्चुअल वर्किंग जो पीपल होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वर्कफोर्स। और वही वो किस किस में भाई, प्राइमरी में कितने लोग हैं, टेरिशरी में कितने लोग हैं और सेकेंडरी में कितने लोग हैं, इन्हीं का जो परसेंटेज वाइज क्या होता है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। 49, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट होगी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही आपका। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ अ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड को काफी अफेक्ट किया था रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी जो हमारे ब्रिटिशर्स ने लगाई थी यहाँ पर। 50, ब्रिटिशर्स वर एबल टू डिस्ट्रॉय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बाय। कैसे डिस्ट्रॉय कर सके भाई वो बताओ? ऑप्शन नंबर ए, इंपोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बाय हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। किसने बोला कि अगर आपको अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बाहर बेचना है तो उस पर हैवी ड्यूटी लगा दी। मतलब ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है, आपको 200% की ड्यूटी देनी पड़ेगी, 200% का टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो किसी ने अगर एक चुन्नी बनाई है, कोई एक ब्लेजर बनाया हाथों से, उसकी कीमत थी कितनी? 4,000 रुपए। तो 4,000 का 200%, 8,000 तो टैक्स देना पड़ जाता, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर 8,000 टैक्स प्लस 4,000, 8,000 का टैक्स प्लस 4,000 यानी कि 12 के तो उसकी कीमत होगी बाहर। और भाई इतना महंगा क्यों खरीदेगा बाहर जाके, है ना? सो हमारा पार्ट 1 यहाँ पर आज खत्म होता है और पार्ट 2 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक on this video. Okay, thank you so much. Have a good day.